तो यही है मतलब कि वो हम अब हम शुरू करते हैं इस हवाले से बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर। में आपको आज जो है मैं साथ बताता जाऊंगा जो आपने चीजें याद कर ली हैं, यस वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। देखें, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। ओए ये क्या? अच्छा अच्छा किया आपने पहले बता देना था यार, ये जल्दी बताया करो, ऐसी बात जो है ना अभी 1-2 मिनट और लग जाएंगे इसको ऑन होते होते ना। चलें, मैंने समझे शायद आप, मैंने देखा ही नहीं पीछे की तरफ। वो चीजें होती हैं ना, कनेक्ट करना ये करना, उसमें 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो आप फौरन मेंशन कर दिया करें जी उसको भी जो है ना, आप सबको बता रहा हूँ कि आप फौरन पॉइंट आउट किया करें। आप आगे बैठे हैं कि सर इसको भी ऑन कर दें। चलें, अभी हम लिसन प्लीज, अटेंशन। ये देखें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पिक्चर है जो मैंने लगाई है। आज की जो लेक्चर है इसमें मैंने खुद से मैक्सिमम जो है ना वो पिक्चर्स आपको बायोकेमिस्ट्री के हवाले से आज का, कल का, आगे जो लेक्चर हम पहले चैप्टर में देखेंगे साथ साथ मैंने अब दिखाने की कोशिश की है कि वो टॉपिक थोड़े से इस तरह के हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें बायोकेमिस्ट्री के लैब आपको सब नजर आ रहा है, इसमें 4 चीजें हैं। यहाँ पे लैब के अंदर वैक्यूम हुड है, ये देखें ये हमारी लैब में यहाँ पड़ा हुआ है कि डेंजरस केमिकल जो है वो हम ओपन लैब में नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको हुड में ले जाते हैं ताकि उसके अंदर से जो बुखारात निकलते हैं वो पीछे एग्जॉस्ट फैन लगा होता है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। ये इसके आगे इसलिए खड़ी है कि शी इज डीलिंग विद डिफरेंट केमिकल्स व्हिच आर टॉक्सिक फॉर आवर क्लोथ्स, फॉर आवर स्किन, ये जो ये कर रही है। तो जब आपको मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो मेरी इस बात का वहां अंदाजा आपको हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ये कॉनिकल फ्लास्क है, मैं आपको थोड़ा सा नाम भी बता दूं ताकि जिसको नहीं पता तो मैं आज नाम बताऊंगा, फिर जब लैब में आएंगे तो वहाँ याद भी करवाऊंगा। अभी मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ये टेस्ट ट्यूब कहलाती है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर पड़े हुए हैं। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे ये कॉनिकल फ्लास्क है, पीछे स्टैंड है यहाँ पे। और इसके अलावा ये ऊपर इसके हम कहते हैं वैक्यूम हुड है, वैक्यूम पंप है। और इस यहाँ पे ये रिएजेंट बॉटल्स पड़ी हैं, इसे हम कहते हैं रिएजेंट बॉटल्स। रिएजेंट्स मतलब जो हम केमिकल बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री में उसको हम कहते हैं रिएजेंट्स, जो टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं, रिएजेंट्स। और ये बॉटल होती है इसको हम कहते हैं रिएजेंट बॉटल। ये प्रॉपर होती है, ये आम बोतल नहीं होती। और फिर इसके अलावा यहाँ ये मेजरिंग सिलेंडर पड़ा हुआ है जिससे हम मेजर करते हैं। तो 4 चीजें हैं यहाँ पे, एक मेजरिंग सिलेंडर है, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, कॉनिकल फ्लास्क है ये वाली जो टेढ़ी गर्दन वाली है, और यहाँ पे ये आपका इधर ये वैक्यूम हुड है। ये हैं चीजें जो आपके यहाँ शो की गई हैं। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। वो क्या है बायोकेमिस्ट्री बेसिकली, यहाँ पे देखें ये सबसे मेरा ख्याल है पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। क्यों जी, सबको पढ़ा जा रहा है ना यहाँ पे? चलें बस ठीक है, अब मैंने इसे एनलार्ज कर दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द साइंस कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है बेसिकली, ये बयान करती है उस साइंस को जिसका ताल्लुक है, ये देखिए ताल्लुक लिखा हुआ है, जिसका ताल्लुक है आपके लाइफ का जो केमिकल बेस है। तो बायोकेमिस्ट्री हमें केमिकल बेस प्रोवाइड करती है हमारे पूरे लाइफ के फिनोमेना को। नंबर 1 ये है सिंपल डेफिनेशन, क्लासिकल। फिर है बिकॉज सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम। आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो चाहे प्लांट है, एनिमल है, जो भी है, बैक्टीरिया है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सो बायोकेमिस्ट्री जो है ना हम कैसे डिफाइन करते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन है कि द साइंस कंसर्न विद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स। वो साइंस जितने हमारे लिविंग सेल है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी उसके जो अज्जा हैं उसकी साइंस जो हम स्टडी करते हैं लिविंग सेल्स की। एंड विद द रिएक्शंस, और उनके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं और प्रोसेसेस दे अंडरगो, और वो जो केमिकल्स हैं वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं, वो सारे एक केमिकल रिएक्शन है और एक सीरीज ऑफ रिएक्शन को हम प्रोसेस कहते हैं। यानी एक से ज्यादा रिएक्शन जहां पे होंगे वो हम कहेंगे प्रोसेस, उसको अमल कहते हैं। तो ये मैंने उर्दू में भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी रहे। बाद वक्त ये डेफिनेशन भी आ जाती है, समटाइम ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो वो क्लासिकल डेफिनेशन है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। फिर है बायोकेमिस्ट्री डील विद केमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब देखें कि बायोकेमिस्ट्री किस किस चीज को डील करती है, केमिकल को भी करती है और जो मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर अमल चल रहे हैं खुराक के हवाले से या कोई और हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी जब हम कोई काम करते हैं तो वो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों के अंदर भी एनर्जी पैदा होती है 24 घंटे, इसी तरह दिल के अंदर भी पैदा होती है। तो वो क्या होते हैं, प्रोसेस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो इनको चलाते हैं, which take place in tissue cells, जो हमारे टिश्यू सेल्स के अंदर होते हैं। So these metabolic reaction take place in material called प्रोटोप्लाज्म। ये रिएक्शन कौन से मादे के अंदर होते हैं, उस मादे को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आपने मैट्रिक में सबने जिसने बायो पढ़ी है उन्होंने ये पढ़ा हुआ है, जो कंप्यूटर के हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो रिएक्शंस जो किसी मादे के अंदर होते हैं लिविंग सेल के अंदर उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, विच इज बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और प्रोटोप्लाज्म हर लाइफ की बुनियाद है। उस मादे में चूंकि रिएक्शन होते हैं वो बुनियाद है हर लिविंग टिश्यूज की, वो चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, ये उसकी क्या है, बुनियाद है। प्रोटोप्लाज्म वो मादा है जिसके अंदर ये रिएक्शन होते हैं। सो इट कवर्स, अब बायोकेमिस्ट्री क्या क्या कवर करती है आजकल, ऑल एरियाज ऑफ सेल बायोलॉजी,
जितने भी सेल बायोलॉजी के हैं उसको ये डील करती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर के मॉलिक्यूल्स की बायोलॉजी है, एक सेल बायोलॉजी है, एक मॉलिक्यूल, वो भी कौन से, जो बायो मॉलिक्यूल है। बायो मॉलिक्यूल कौन से हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, ये क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स, इसे हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो बायोकेमिस्ट्री इन सारी चीजों को डील करती है। बेसिकली जो जेनेटिक्स है वो बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है, ये पहले बायोकेमिस्ट्री में होता था, हम लोगों ने भी पढ़ा। तो बताने का मतलब ये है कि सारी इसकी क्या है, सब ब्रांचेज हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोटेक्नोलॉजी हो गई, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में आगे जाके, तो फिर वहां पे हम देखेंगे। फिर यहाँ पे ये कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, जो असल बात नोट करने वाली है वो ये है, ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व लाइफ आर लाइफलेस देमसेल्व्स, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो इस लाइफ में इन्वॉल्व है वो खुद बेजान है। अब देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, वो खुद से तो बेजान है। कोई भी आप एलिमेंट ले लें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो लाइफ बनाते हैं वो खुद क्या है, बेजान है, ये आपने याद रखना है। फिर आगे है, however when present in optimum amounts, यानी एक वो जब एक हद पे होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड इन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, और एक सही कॉम्बिनेशन में मिले हों। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग कुछ नहीं है, लेकिन जब वो एक खास मिकदार में H2O मिलते हैं तो पानी बन जाता है, राइट। ये क्या खास कॉम्बिनेशन है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आप जानते हैं, H2SO4, हाइड्रोजन अलग कुछ नहीं, सल्फर अलग कुछ नहीं, ऑक्सीजन अलग कुछ नहीं है, लेकिन जब ये सल्फ्यूरिक एसिड खास तनासुब में मिलते हैं तो ये एक उसकी अपनी खसूसियत बन जाती है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस। फिर यहाँ पे देखें, और ऑप्टिमम और एक अमाउंट है। अमाउंट इस तरह से है कि जैसे वही HCl हमारे स्टमक में है, जब वो ज्यादा मिकदार में तो एसिडिटी है, वही एसिड जब रिएक्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो बाइकार्बोनेट उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, रिजल्ट ये उसकी तेजाबियत खत्म हो जाती है। तो मतलब एक खास मिकदार में जब वो होगा तो उसका असर जाहिर होगा, जब उसकी मिकदार कम ज्यादा होगी तो उसका असर भी तब्दील होता जाएगा। ये बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि कौन से पोर्शन में क्या चीज है, लीफ में क्या है, स्टेम में क्या है, वही कंपाउंड रूट में क्या है। तो जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन तब्दील होती है उसकी पीएच बदलती है और उसका फंक्शन भी बदलता चला जाता है। आगे चलते हैं। अब है ये इंटरेस्टिंग है, ये पैराग्राफ जो समझने वाला है और है भी इंटरेस्टिंग, लाइफ से ताल्लुक है। कंपेयर टू अदर बायोलॉजिकल साइंसेज, जब हम बायोकेमिस्ट्री को दूसरी साइंस से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज क्वाइट यंग, यानी ये बिल्कुल जवान है, इसकी लाइफ कोई ज्यादा नहीं है, मतलब सदियों से दुनिया चली आ रही है, इसकी लाइफ चांस 100 साल है। बायोकेमिस्ट्री अलहदा जो हुई है, निकली कहाँ से, केमिस्ट्री से निकली है, बायोलॉजी से निकली है, फिजियोलॉजी से निकली है, पहले उसके अंडर पढ़ते थे, उसके अंदर थी ये। अलहदा जो है ये हुए इसको ज्यादा 200 से 300 साल हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री जो अलहदा हुई है उससे ज्यादा ये क्वाइट यंग है बाकियों के मुकाबले, वो तो हजारों सालों से चल रही है। आगे चलते हैं। दिस इज बिकॉज, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स इन दिस फील्ड हैव टू वेट फॉर डेवलपमेंट टू टेक प्लेस इन अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि इसको डेवलप करने के लिए साइंसदानों को इंतजार करना पड़ा कि बाकी केमिस्ट्रियों का नॉलेज इकट्ठा हो जाए, क्योंकि उस पर पहले पता ही नहीं था कि ये सारी केमिस्ट्रियाँ मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ ये केमिस्ट्रियाँ डेवलप होती गई, कौन कौन सी, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपने मैट्रिक में इसका नाम सुना होगा। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री है, ये भी मैट्रिक में आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये तबाई केमिस्ट्री है, वो केमिकल कीमियाई केमिस्ट्री है। तो ये क्या है, जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुई थी तो बायोकेमिस्ट्री नहीं बनी थी। सो इट इज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ये अभी 20वीं सदी यानी 100 साल से ज्यादा हुआ है, दैट बायोकेमिस्ट्री स्टार्टेड एज ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। तो ये अलहदा से बिल्कुल की गई, पहले फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती थी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री थी पिछले 200 साल से, ठीक है। उसको हम कहते थे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अभी भी हमारे यहाँ कई मुल्कों में जो पेपर्स के नाम हैं वो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पेपर्स मौजूद हैं, अभी भी है। आगे चलते हैं। इन 21st सेंचुरी, अब हम इस सदी की बात करेंगे जिसका 2022 है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक साइंसेज whose boundaries are expanding at a fantastic rate। 21वीं सदी में बायोकेमिस्ट्री का इतना नॉलेज हो चुका है कि अब इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी स्पीड से, फैंटास्टिक का मतलब है बहुत तेजी से, लाजवाब जिसे हम कहते हैं, कि ये एक्सपेंड हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाने से पहले बता दूं कि बायोकेमिस्ट्री की जो पिछले 50-60 सालों में जो ज्यादा डेवलपमेंट हुई हमारे मुल्क में, वो लॉन्च नहीं हुआ, जिसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स, वो भी इसी की ब्रांच है। बायोजियो केमिस्ट्री, वो भी इसी की ब्रांच है, क्योंकि जो अर्थ के अंदर या इधर उधर है वहां पे जब स्टडी की जाती है तो वो जो मिनरल्स हैं उसको तो जियो केमिस्ट्री कहते हैं, लेकिन जब हम लाइफ को उधर स्टडी करते हैं तो वो हमारी ब्रांच बन जाती है। इसी तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये तो मोस्ट रिसेंट, आपको पता है हमारे मुल्क में अभी आए हुए से 20 साल हुए हैं, तो ये आज से 40 साल पहले दुनिया में उन्होंने अलहदा कर दिया था। हमारे मुल्क में अभी, यानी अगर सही माने में देखा जाए तो पिछले 10 साल में ये यूनिवर्सिटियों में जो है ना सेपरेट हुई है। पहले तो सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटियों में थी, ये अब जो है पिछले 10 सालों में हर यूनिवर्सिटी में ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम, मतलब ये क्या है, एक्सपेंडिंग फील्ड है बायोकेमिस्ट्री का। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे है, ये देखें उर्दू में मतलब भी दिया हुआ है,
दैट इमर्ज्ड फिजियोलॉजी, जिस्मानियात से कहते हैं फिजियोलॉजी को। पता नहीं आपको उर्दू में बताया या नहीं, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ स्टार्ट में ही, ताकि आपको इसका उर्दू में मतलब भी आए। कोई आपसे पूछे फिजियोलॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं, ये आप लिखिए, ये हमारी जिस्मानियात को इसको कहते हैं उर्दू में। और इसी तरह से फिर आगे चलता है, दिस ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये जो आगे उछल उछल के तरक्की इसकी हो रही है बायोकेमिस्ट्री की, हैज बीन एनॉर्मस हेल्प इन प्रोवाइडिंग आंसर्स व्हिच वर प्रीवियसली अननोन और वर हाइडेड इन मिस्ट्री। यानी उन सवालों के जवाब, उन बीमारियों के राज जो हमें पता नहीं थे। जैसे कैंसर है, तो इसको ज्यादा अरसा नहीं हुआ, आज से 40 साल पहले हमें सिर्फ कैंसर का पता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि नहीं, ब्रेन का और है, चेस्ट का और है, ब्रेस्ट का और है, लेग का और है, कोलोन का और है, स्टमक का और है, इंटेस्टाइन का और है। तो ये क्लासीफाई हुए हुए अभी कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें से भी बहुत थोड़ों के इलाज हमारे पास अभी मौजूद हैं। तो ये हमें बायोकेमिस्ट्री इंसाइट्स दे रही है, गाइडलाइन दे रही है कि आपके यहाँ पे ये होता है, तो इस हवाले से देखें कि एबनॉर्मल ग्रोथ कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। वो आंसर हमें मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी से जाके, क्योंकि वो जीन से ताल्लुक है। तो पता चलता है कहीं जीन में तब्दीली आ गई है, कहीं पता चलता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें तब्दीली आ गई है, कभी पता चलता है कि जब ट्रांसलेट हो रही होती है बॉडी के अंदर, वहां तब्दीली आ गई है। तो ये बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है। हम स्टेजेस को आगे चलते हैं। ये मिस्ट्री का मतलब है जो राज था वो अब अनफोल्ड हो रहा है इन बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से, उन बीमारियों का, उन प्रॉब्लम्स का। जैसे मैंने आपको एक मिसाल यहाँ देता चलूँ कि ये पता नहीं था 20-25 साल पहले तक, हमारी दुनिया को 25 साल पहले तक पूरा पता नहीं था, अंग्रेजों ने छुपा के रखा हुआ था कि जनाब दही से जब लस्सी बनती है तो इसमें सुपर फूड्स बनते हैं। तो इसको अभी अनफोल्ड हुए हुए 10 से 12 साल में, तो अब वो इसी में से सुपर फूड बना बना के उसको करोड़ों अरबों रुपए में अब बेच रहे हैं इसी में से। इसी तरह से कुछ और चीजें हैं, वो फिर मैं वक्त के साथ साथ बताऊंगा। जैसे टमाटर है, उसमें से वो लाइकोपीन सुपर फूड बना के हर चीज में बेच रहे हैं, स्किन प्रेपरेशन में, कैंसर प्रेपरेशन में, ट्रीटमेंट में, मल्टीविटामिन के साथ, मतलब वो बेच रहा है और बड़े हाई प्राइस पे बिक रहा है। राइट, ये मैं दूसरी मिसाल दी। आगे चलते हैं। अदर मेडिकल साइंसेज, कौन कौन सी मेडिकल साइंसेज, जैसे फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी, देखिए इसके उर्दू में नाम भी दिए हुए हैं। फिर इसी तरह से बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का उर्दू का नाम मैंने लिखा हुआ है तकनीक जरसोमा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया है ना, तो उसके हवाले से। इसी तरह पैथोलॉजी, इसको तकनीक बीमारी कहते हैं उर्दू में। एंड इवन थेराप्यूटिक्स हैव आल्सो ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम न्यू डिस्कवरीज इन बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जब नई डिस्कवरी आती है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उसमें हम इलाज के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंट बीमारियों में भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। दिस इज मदर ऑफ ऑल दीज साइंसेस। आगे चलते हैं। ऑल दीज मेडिकल साइंसेस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रेट स्ट्राइड्स मेड इन मेडिसिन। तो ये जो मैंने आपको कहा है कि ये सारी मेडिकल साइंसेज ने बहुत ज्यादा पेशकदमी, यानी आगे बढ़ी है, पेशकदमी आगे बढ़ी है। ये ग्रेट स्ट्राइड्स का मतलब है बहुत तेजी से आगे बढ़ी है मेडिसिन में। और हमारे इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो बायोकेमिस्ट्री का है इन सारी चीजों में, क्योंकि बायोकेमिकल बेसिस ये देंगे तो आप उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे, फार्माकोलॉजी देखेंगे, मेडिसिन को देखेंगे, तो वहां से आपको पता चलेगा मेडिसिन दे के उसके अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं बायोकेमिकल। राइट, फिर अगली बात है, बायोकेमिस्ट्री हैज अस्यूम्ड, बायोकेमिस्ट्री ने फर्ज किया है एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन की बहुत सारी ब्रांचों में, अब मैं आपको टाइटल बताऊं, बायोमेडिसिन एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, बाहर तो इसकी एमएससी अलग होती है बायोमेडिसिन। राइट, आगे चलते हैं। And biochemist has frequently been called upon to provide special techniques. So biochemistry की special techniques हैं, जैसे आजकल सब जानते हैं PCR, that is also ये biochemistry का एक क्या है, टूल है जो आपको डायग्नोज करने में हेल्प करता है एक कौन सी बीमारी है। तो ये डेवलप हुई है, यानी आज से 25 साल पहले थी ही नहीं हमारे पास, हमें पता ही नहीं चलता था ये बीमारियां हैं, और बंदे मर जाते थे पूरी दुनिया में, क्योंकि डिटेक्ट ही नहीं होता था बीमारी कौन सी है। आगे चलते हैं। एंड नॉलेज टू सोल्यूशन ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम, और ये फिर हमें हल बताता है तिबी मसाइल का। बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशंस कैन लीड क्वाइट डायरेक्टली टू सजेशन ऑफ मेडिसिन। ये बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले हमें, जब हम लैब रिपोर्ट लेते हैं, आजकल आपको पता ही आम है, जब किसी को कोरोना होता है तो 5 किस्म के टेस्ट होते हैं। पहले पीसीआर होता है, जब आप कोरोना के डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो सीबीसी चेक कराता है, आपकी ब्लड की पूरी काउंट दिखाता है, चेक कराता है। उसके बाद फिर उसे शक होता है, और अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आपका चेक करवाता है। उसके बाद अगर उसे शक पड़ जाए कि इसका लीवर इफेक्ट हो गया तो वो एलएफटी भी चेक कराता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये क्या है बेसिकली, ये सारा कुछ देखने के बाद एक गाइडलाइन मिल जाती है कि इसको किस तरीके से हमने इलाज करना है। राइट, उससे क्या मिलता है, ये यही बात मिलता है, इलाज का मशवरा। तो बेसिकली हमारे लिए नहीं, वो डॉक्टर के लिए है कि वो उसे डायग्नोज करता है कि वेयर द फॉल्ट लाइज, तो वहां से वो बीमारी का हल ढूंढता है। तो मेन क्या है पीछे, हमारी बायोकेमिस्ट्री है जो गाइड कर रही है उसकी बीमारी को, तशखीस को, और फिर इलाज को। तो ये हर तरह से आपको बैकबोन है। फिर है फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसी, रिकट्शिया डिजीज ऑफ बोन, नीचे बच्चे की तस्वीर मैंने दी है। हमारे मुल्क में भी अब ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। राइट, मैं अगर याद करूं अपने बचपन में, तो हमारे यहाँ सिर्फ फिल्मों में हम देखते थे ऐसे बच्चे अफ्रीकन होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारे यहाँ डेफिशिएंसी इसे कहते हैं कि डेफिशिएंसी हुई और हमारे अंदर करप्शन बढ़ी, तो खुराक हमने सब स्टैंडर्ड देनी शुरू कर दी, बीज हमारे अपने ना रहे, तो उससे क्या है, फिर हमारे यहाँ
हम जमीन में से सब कुछ निकालते रहे, जमीन को हमने दिया कुछ नहीं, तो उससे क्या हुआ, कमी हो गई चीजों में। और इस तरह से इसको हम रिकेट्स कहते हैं, वाइटामिन में हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। रिकेट्स हड्डियों की बीमारी उसे कहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वो हड्डियां टेढ़ी भी हो सकती हैं, हड्डियां मोटी भी हो सकती हैं, बल्कि आउट ग्रोथ भी, कईयों की इधर से आउट ग्रोथ, किसी की 6 उंगलियां निकल आती हैं। बेसिकली सारे के सारे क्या हैं, बोन की एबनॉर्मेलिटीज हैं जो इसमें आती हैं। आगे चलते हैं। फिर एक और बीमारी है, ये देखिए मैंने साथ टाइटल भी दिया होगा, विटामिन B3 की जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम कहते हैं पिलाग्रा। या विटामिन में दोबारा पढ़ेंगे, या मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूँ जो बायोकेमिस्ट्री आपको बता रही है कि कौन कौन सी बीमारी कहाँ से होती है। देखिए क्या है, डिजीज ऑफ स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी हमारे यहाँ बहुत हो रहा है कि कभी जबान हमारी लाल हो जाती है, कभी पीली हो जाती है, जबकि इसे एक नॉर्मल रेड प्लस व्हाइट में होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो ये चेहरे के ऊपर जो है लाल लाल से बाल होता है, कईयों के हम समझते हैं ज्यादा खूबसूरत हो रहा है, वो बाद होता है तो डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है, वो बाद में पता चलता है नहीं ये तो कुछ और ही निकल आई है चीज, ठीक है। फिर हमारे यहाँ आजकल चेहरे पे एक यंग एज में आती है वो पिंसियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिनमें से पीक निकलती है बाद होता, और हम उस चक्कर में क्या हम गंदे न लगे उसको तोड़ते रहते हैं। वो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से फिर मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। और हम डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के वो भी करीमें लिख लिख के देते रहते हैं। वो ये नहीं कहते ओ भाई इसको तोड़ना बंद करो, वो ये नहीं कहते कि टॉवल को मसलो मत, क्योंकि उनकी करीमें बिक रही हैं, आप बार बार जा रहे हैं, वो आपको एंटीबायोटिक खिलाए जा रहे हैं। हालांकि इसका हल बड़ा आसान है, उसको तोड़ना बंद कर दो, टॉवल को रगड़ना बंद कर दो, ठीक है, और ये कास्टिक वाला सोप इस्तेमाल करना बंद कर दो। जो ट्रांसपेरेंट सोप्स दुनिया में 50 साल से मौजूद हैं, बिकते हैं हमारे यहाँ, पियर सोप फीमेल जानती होंगी कि उसकी बड़ी एग्जाम्पल, इसमें कास्टिक सोडा नहीं होता, तो उसमें क्या है, मुख्तलिफ स्किन की एनरिचमेंट होती है। लेकिन हम लोग शेयर नहीं करते, जिसको पता है वो कहते हैं इसका फायदा हो जाएगा, हो थोड़ा होने दो थोड़ा सा, ये बड़ा अपने बाप पे नाज करता था मैं खूबसूरत हूँ, इसको और होने दो, तो हम उसे बताते ही नहीं है। मतलब हम हैं तो मुसलमान, फैज़ बाँटने में बड़े कंजूस हैं, जो कि मुसल इस्लाम का पहला सबक भी यही है, इल्म है तो फैलाओ, जो भी इल्म है। जितना फैलाओगे अल्लाह मियाँ आपको और देगा, जो चीज़ बाँटोगे वही चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। आप बख़ील बनोगे, बख़ालत बाँटोगे तो तुम्हें भी वही उतना कुछ ही मिलेगा। तो ये एक क्या है, अल्लाह का कानून है, ये हमारा नहीं। आगे चलते हैं। ये देखें ये क्या होता है पिलाग्रा में, ये देखें लिखा हुआ है, इनएबिलिटी टू एब्ज़ॉर्ब नायासिन, हमारी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं, खा भी लें एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। नंबर 2, अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन ने कॉज़ पिलाग्रा। एक अमाइनो एसिड हम पढ़ेंगे जब विटामिन्स प्रोटीन पढ़ेंगे, वहाँ पे ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है बेसिकली। अगर हम ये ना खाएँ, हमारी खुराक में कमी हो, तो माय डियर इसके प्रॉब्लम आते हैं। और नंबर 1, ऑल जंक फूड आर फ्री ऑफ ट्रिप्टोफैन। ये आज अभी अभी बताता चलूँ, फिर जब टॉपिक आएगा तो मज़ीद बताऊँगा, ठीक है। ये अमाइनो एसिड क्या है, कि जितने जंक फूड हैं उसके अंदर बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में होते हैं, हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करती जंक फूड। आगे चलते हैं। फिर इसी तरह से ये स्केली सोर्स बन जाते हैं, यानी जिल्द के ऊपर जो है वो खुरदरापन आ जाता है, वो स्केल से नज़र आने शुरू हो जाते हैं। आप बुड्ढों को देखें ना, उनके स्केल नज़र आते होते हैं, वो तो बुढ़ापे का है, लेकिन जवानी में भी वो स्केलिंग स्किन हो जाती है, यानी वो उसके अंदर शाइनी नहीं होगी, उसके अंदर स्मूथनेस नहीं होगी, वो होगा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, देखें और है दूसरा विटामिन B2, B1 सॉरी, इसको हम कहते हैं बेरी-बेरी। ये देखें, इसका मैं थोड़ा-सा बता दूँ, दोबारा भी बताऊँगा। ये वर्ल्ड वॉर 2 में पता चला था कि हम जब दुनिया में अंग्रेज़ों ने ट्रैवल किया और पता चला पॉलिश्ड राइस से पता चला था। अब हमारे यहाँ देखिए हम सब शामिल हैं इसमें। हम टोटा चावल जो है ना वो खैरात में बाँटते हैं, खीरनी बना के। या हम गरीबों को, मुज़ारों को दे देते हैं, टोटा चावल खुद नहीं खाते, जो कि सबसे आला किस्म है। और फिर हम बासमती राइस लंबे से लंबा ढूँढते हैं जो पॉलिश्ड राइस हो। अनपॉलिश्ड राइस हम खाने की आदत कम हो गई है कि बिरयानी खानी है और वो भी लंबा चावल ना हो, मैं भी उसमें शामिल हूँ। वो क्या होता है कि ये सारे विटामिन उसी में निकल जाते हैं जब आप पॉलिश कराते हैं राइस को, राइट? तो ये देखें, इससे क्या होता है, ये आजकल यंगस्टर्स की सारों का यही मसला है। खास तौर पे वो जिन घरों में ये चावल खाया जाता है और फ्रीक्वेंट खाया जाता है जिन घरों में, उनको अक्सर ये शिकायत रहती है जिसम में ताकत नहीं, कमजोरी रहती है। पता नहीं क्या बात है, खाता तो सब कुछ हूँ, पता नहीं फिर भी जिसम में ताकत नहीं होती, थोड़ा सा काम करता हूँ, थक जाता हूँ। अब्बा जान जो है वो खा लेते हैं चीजें, वो बिरयानी भी खा लेते हैं, टोटा चावल भी खा लेते हैं, खीर नहीं आई वो भी खा ली। अब पुत्र का खीरनी भी कोई खाने की चीज है। चलो चलते हैं, चलते जो है ना आइसक्रीम खाते हैं। ये देखें, ये पिक्चर मैंने नहीं बनाई, ये अंग्रेजों ने बनाई है। इसमें क्या है, आई कैन नॉट, यहाँ पे देखिए क्या है, लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस, यानी बैठे बैठे यहाँ दर्द हो जाता है। यस, ये इन्हीं की कमी है। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा, अभी बेसब्रे ना हो, क्योंकि एक वजह से नहीं होता, और भी कई वजूहत हैं। जब हम पढ़ेंगे विटामिन और इस तरह की मिनरल्स, तो मजीद भी हमें पता चलेगा कि ये कैसे कॉम्बिनेशन से हम इनको, क्योंकि फार्मेसी में है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी हम चीज़ देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँ। तो यार हमें भी सुना दो, आपस में सुनाए जा रहे हो, एक दूसरे के कान में सुना रहे हो भाई, मुझे भी सुना दो। चले आगे चलते हैं। ये देखें, बर्निंग और टिगलिंग, पाँव में बालों का आग लग जाती है, आग लग जाती है, बैठे बैठे ऐसे ही गर्म हो जाते हैं। ये मतलब डिपेंड करता है। नंबनेस ऑफ फीट, पाँव सुन हो जाते हैं, राइट? ये सारी इसी की वजूहत हैं कि हम जब ज़्यादा चावल इस तरह का खाएंगे, फ्रीक्वेंट खाएंगे, तो उसमें ये विटामिन नहीं है, अब्जॉर्ब भी नहीं होते, तो बॉडी में कमी हो जाती है। लेकिन ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये ध्यान में रखें, ये कई सालों में होता है, राइट? आगे चलते हैं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, बायोकेमिस्ट्री इनको एक्सप्लेन करती है। ये देखिए इसी तरह से
विटामिन सी की कमी से हम CSC टैबलेट तो बड़े शौक से खा लेते हैं, लेकिन माल्टा जो है ना वो कभी कभार खाते हैं। आजकल मौसम है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कितने हजारों फायदे हैं। मसला एक और है, अल्लाह मियां ने इसका बॉडी में स्टोरेज नहीं रखा। आप कहेंगे मैंने 15 दिन पहले तो इतने सारे माल्टे खाए थे। स्टोरेज हमारी बॉडी में इसका सिर्फ 3 से 5 दिन होता है, खत्म। राइट। तो रिजल्ट क्या होता है, अगर आप इसी तरह रहें, मतलब ना खाएं और लंबे अरसे तक कभी कभार खा लिया तो खा लिया। अब जो CSC 1000 वो तो केमिकल है, ये नेचुरल है। राइट। माल्टा है, संतरा है, सेब है, आम है, ये कॉमन वो है। अल्लाह मियां ने दोनों मौसमों में आपको दिया है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। इसी तरह गाजर है, मूली है, ये क्या है आपको अच्छी क्वांटिटी देती है। ओके, हम गाजर छोड़ के, गाजर का जूस मैंने पहले भी बताया, ये मैं बार बार आपको बताऊंगा। मूली है तो हम खाते ही नहीं है, कड़वी है, उसको धो लो भाई, उस पर थोड़ा सा नमक डाल लो, कड़वाहट कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नहीं, ये को खाने की चीज है, चले। अच्छा, अब सदियों से देखिए हमारे मुल्क में, पूरे पाक हिंद में मूलियों की रोटियां बना के पराठे खाए जाते थे, आज भी खाए जाते हैं घरों में कईयों के। तो ये क्या है, इट्स ए गुड सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। ओके, उधर से पराठा, उधर से मूली, और फिर नमक मिर्च, मतलब ये सारी चीजें क्या है, कैंसर को मार देती हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है, सुने, ये देखें, ये स्वीयर में क्या होता है, आंखें धंस जाती हैं। आजकल अक्सर मेल हो या फीमेल, उनको देखो उनकी आंखों में हल्के पड़े हुए होते हैं। वाई? उसके कई रीजन हैं, एक रीजन आपको ये बता रहा हूँ, इसकी रीजन आगे चलते पड़ेंगे। ये बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है क्यों ऐसा हो रहा है, नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये देखिए, पर्निशियस एनीमिया, जब हमारे यहाँ आयरन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, या हम बहुत ज्यादा चाय पीने लग जाएं और पीते रहें, तो कुछ अर्से के बाद पता ये चलता है कि आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो गई है। आप खा पी तो सब रहे हैं, तो पता चलता है आपके नाखून जो है वो पीले होने शुरू हो गए हैं, नरम होने शुरू हो गए हैं। वगरना जिसका नाखून हेल्दी होता है, तो जब वो आप नेल कटर लगाएं तो कटक की आवाज आएगी, वो हेल्दी नेल की निशानी होती है। वो फुस फुस का मतलब है वो फुस फुस हो गया बंदा या बंदी, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये क्या है, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि कौन सी चीज हम कम खा रहे हैं, या हमारे जिस्म में हजम नहीं हो रही, या जज्ब नहीं हो रही। तो ये बायोकेमिस्ट्री, ये मैं चंद एक ना आपको जो कॉमन हमारे यहाँ, मैंने वो एग्जांपल्स आपको तस्वीरों के साथ शो कर रहा हूँ, ताकि इसकी डिटेल हमने पढ़नी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज पहला लेक्चर है तो अच्छी अच्छी बातें करें ना। मैं इसलिए आपसे ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा इनको बता भी रहा हूँ, ताकि डिटेल हम बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद देखें अगला, इसी तरह से ये देखें बायोकेमिस्ट क्या करते हैं, आप देखें अगली बात, बायोकेमिस्ट हैज प्रोवाइडेड विटामिन्स एंड हार्मोन्स इन प्योर कंडीशंस। तो जैसे जैसे दुनिया में कमी होती गई, तो बायोकेमिस्ट ने, क्योंकि नेचुरल फूड से हम आर्टिफिशियल पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारे अंदर ये इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, विटामिन के भी और हार्मोन्स के भी। तो उसके इलाज के लिए बायोकेमिस्ट ने उसे प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर दिया, ताकि उनकी बीमारियों का इलाज किया जाए। एंड हैज एडेड, और मदद की है, इन प्रेपरेशन ऑफ वैक्सीन। आप जानते हैं एंटीटॉक्सिन्स, जैसे एंटीबायोटिक हैं, एंटीबॉडीज हैं, सीरा है, ये क्या है, रिच इन प्रोटीन्स। तो ये क्या है, अब ये बायोकेमिस्ट ने ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ दूसरी साइंसेस के साथ मिलकर बनाई हैं, ताकि बीमारियों का इलाज किया जा सके। इसी तरह से फील्ड ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, अब देखें सबसे बड़ा हमारे यहाँ होता है, लड़के हो या लड़कियों, सबका प्रॉब्लम है, मेरा वजन ना बढ़ जाए, जिसम का चाहे सत्यानाश हो जाए, वो चले जाते हैं सीधे डॉक्टर के पास, मैंने 10 किलो वजन कम करना है। वो कहते हैं 15 दिनों में 15 किलो वजन कम, कहते हैं ना क्लेम, हो भी जाता है। लेकिन लेकिन असल बात क्या है, ये जो मैंने लफ्ज यूज किया है यहाँ, एंजाइम इनहिबिटर्स, ये देखिए माय डियर, ये मैं एंजाइम जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से किसके पास जाना चाहिए, मैं वहां आपको बताऊंगा। होता क्या है, वो जो क्लेम होता है ना, 15 दिन में 15 किलो वजन, वो तो कम हो गया, उसके बाद जो जिस्म के झटके और जिस्म को शौक बाजू तक लगता है, कई लोगों को उनकी शादाबी कभी वापस ही नहीं आती, कई सालों तक उनकी स्किन खराब हो जाती है, उनका डाइजेशन खराब हो जाता है। वो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की होती है, पता चलता है कि उसकी वो शादाबी जाती रही। ये मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको। रिजल्ट क्या है कि वो जल्दी से, जल्दबाजी का रिजल्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ये बायोकेमिस्ट ने बनाए हैं, इसकी हर क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल है। जो अच्छे इनहिबिटर्स हैं माय डियर, वो 5 से 10 गुना महंगे होते हैं, राइट। ये जो होते हैं, ये मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से, जैसे हम लोग पाकिस्तानी हैं लालच, तो हम वो वाले ले आते हैं जो सब स्टैंडर्ड होते हैं, जो रिवर्स ही नहीं कर सकते, वो बॉडी अपनी हालत में वापस ही नहीं आती बाज़ तक। आगे चलते हैं, फिर है आगे इनहिबिटर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो माय डियर, ये जो ब्रायलर है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। बस इतनी मैं छोटी छोटी मिसालें देता जा रहा हूँ साथ साथ। फिर यहाँ पे है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से माय डियर आजकल जो है, ये जो इंसुलिन आजकल बनाई जा रही है, वो इसी की मदद से बनाई गई है। एक ही मिसाल दूंगा कि पहले ये कैटल से, यानी शीप से, दुम्बे से और बकरी से निकाला जाता था इंसुलिन, जो दुनिया में बिकता था। अब नहीं, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको बना लिया गया है। सो बायोकेमिस्ट्री इसमें हेल्प करती है। फिर है जीन मैपिंग। अब देखिए, जीन मैपिंग जो है, ये हमारे यहाँ तो खैर अभी बहुत दूर की बात है, यूरोप ने इस पे काम शुरू कर दिया। किस लिए? हमारे जितने भी डेवलपिंग जो गरीब मुल्क है ना, इमिग्रेशन लेने के चक्कर में, ये मैं आपको फैक्ट बताने लगा हूँ, पिछले 15 साल में मैंने जो देखा है, बाहर अंदर आया गया हूँ, तो पता ये चला है कि सारे लोग करते हैं, पाकिस्तान का तो सिर्फ नाम बदनाम है। वो क्या करते हैं, आपकी इमिग्रेशन हो गई ऑस्ट्रेलिया में, अब आप तो पहुंच गए उधर, अब फैमिली इमिग्रेशन होनी है।
आपने पीछे किसी को कहा, बहन को या भाई को या जिसको, वो इस लालच में कि जनाब मेरा बच्चा भी चला जाए, वो आपकी बल्दियत में डाल देता है उस बच्चे को। अब बात यह पता उन्हें भी चल जाता है कि इसने गड़बड़ की है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है, क्योंकि आप उसको पेरेंटेज उस बच्चे की दे देते हैं। अच्छा, हम हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्री, गरीब मुल्क हैं, वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, हसद के चक्कर में हैं कि आगे जा रहा है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे ये तो इसका बच्चा ही नहीं है, इसकी बेटी ही नहीं है, राइट। अब उन्होंने पूरे यूरोप में जेनेटिक मैपिंग शुरू कर दी है, मतलब आप जब जाओगे आपके जीन का मैप स्टोर हो जाएगा, जब आप ऐसी गड़बड़ करोगे वो जीन मैप से ट्रेस कर लेंगे कि ये तो आपका बच्चा ही नहीं है, राइट। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो इसमें इंट्रोड्यूस की गई है बायोकेमिस्ट्री से, वो उन्होंने अब शुरू कर दिया पूरी दुनिया में, जीनोम्स, जीनोम मैपिंग। तो ये जैसे नक्शे होते हैं, ये उसी तरह के मैप्स हैं, वो स्टोर किए जा रहे हैं। अब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है फ्यूचर में, और इस पे उन्होंने वो 15 साल पहले काम शुरू किया था, इंटरव्यू किए थे। पता ये चला कि वहाँ पे जो मैंने देखी हैं कुछ वीडियोस जो शेयर की हैं मुस्लिम मुल्कों से मेरे दोस्तों ने, उसमें उन्होंने वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उससे पूछते हैं तुम कौन से मुल्क से, वो कहते हैं मैं गोरा है। पता चला कि उसका परदादा जो था वो जनूबी अफ्रीका का था। पता चला कि उसका जो दादा था वो कहीं और मुल्क से आया हुआ, जैसे बराक ओबामा की मिसाल दे दें, मतलब उसका जो दादा था वो अफ्रीकन था। वो तो शक्ल से नजर आता है ना, लेकिन बाद ऐसे मैंने इंटरव्यू देखे हैं वो बिल्कुल गोरे हैं, लेकिन पता चलता है पीछे कहीं एशियन, साउथ एशियन से उसकी पेरेंट एज है। तो इस तरीके से अब उनके लिए मसला हो रहा है जो इस वक्त है, विच इज अवर ट्रू ब्रीड। उन्हें अब ये पता नहीं चलता ये प्योर अमेरिकन कौन सा है, प्योर ऑस्ट्रेलियन कौन सा है, प्योर कैनेडियन कौन सा है। अब वो चाह रहे हैं कि इसको डिस्टिंग्विश करें ताकि फ्यूचर को हम अपनी जनरेशन को सेव कर सकें, ये टारगेट है। आगे चलते हैं। फिर ये देखिए डीएनए प्रोफाइलिंग, ये एक और चीज है कि डीएनए का आपको प्रोफाइल बना रहे हैं हर एक फैमिली का, जिनकी कह सकते हैं क्लोनिंग हैव ओपन न्यू इरा ऑफ मेडिसिन। तो माय डियर, ये हमारा ही एक ब्रांच है कि वो हम मॉलिक्यूलर मेडिसिन सब बना रहे हैं दुनिया में, इसी हवाले से उनका नाम ही पूरा सब्जेक्ट है जेनेटिक बायोलॉजी में, हम पढ़ाते हैं उधर एमफिल पीएचडी लेवल पे ना, मॉलिक्यूलर मेडिसिन की एक अलग हमारा पेपर है उस हवाले से। आगे चलते हैं। इन शॉर्ट, बायोकेमिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड बायोकेमिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड एक मिनट Biochemistry has provided large number of chemical tests aid in diagnosis of diseases। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं कि वो बीमारियां जो पहले पता नहीं थी अब हमें डिटेक्ट हो जाती हैं बायोकेमिस्ट्री की मदद से। इनफैक्ट इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन इज अ वाइड टू वे स्ट्रीट। सो बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन क्या है, टू वे स्ट्रीट है। कैसे, वो कैसे है? फॉर एग्जांपल, knowledge of protein structure and function was necessary to elucidate single biochemical difference between normal hemoglobin and sickle cell hemoglobin। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जो हीमोग्लोबिन है बेटी बाय डियर, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि ये आपकी सिकल सेल एनीमिया है, कि ये आपका जो जिसमें आयरन की कमी हो जाती है और विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, दो चीजें होती हैं। तो एनीमिया जिसे हम आम लफ्जों में जो देसी ज़बान में हम यरकान भी कह देते हैं, बाद यरकान हो गया। हेपेटाइटिस ए बी सी और चीज़ है, ये सिंपल बात कर रहा हूँ मैं, जो जनरल यरकान होता है जिसमें आंखें और स्किन पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, तो ये थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, राइट। हेपेटाइटिस में बाद ये सिम्टम्स नहीं होते। अब यहाँ पे जब बायोकेमिस्ट्री ने स्टडी किया तो जब उनका सीक्वेंस देखा तो पता चला नॉर्मल हीमोग्लोबिन में सीक्वेंस और है और उसके अंदर कोई एक दो अमीनो एसिड चेंज हो गया, मतलब उसकी जगह कोई और अमीनो एसिड आ गया है, तो पता चला वो सिकल सेल एनीमिया हो गया आपके ट्रांसलेशन के अंदर, राइट। तो बायोकेमिस्ट्री ने आपको वजूहात बताई। टू वे स्ट्रीट का मतलब है जहाँ डेफिशिएंसी है आप बायोकेमिकल रीजन ढूंढें, आपको पता चल जाएगा कहाँ कमी आ गई। टू वे स्ट्रीट है कि ये इधर से जाएं उधर से आपको रास्ता मिल जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन का एक चोली दामन का साथ है मेडिसिन के साथ, याद रखिए। कैसे? ऑल डिजीजेज है बायोकेमिकल बेसिस, हर बीमारी की कोई ना कोई बायोकेमिकल बुनियाद होती है, याद रखें। ये देखें, ये चंद एक चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से। फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट आपको बड़ी आम मिसाल है कि जनाब जाते हुए टक्कर लगी, यादाश्त चली गई, फिर फिल्मों में होता है फिर टक्कर लगी यादाश्त वापस आ गई है। हाँ, सर पे डंडा मारा तो यादाश्त चली गई, और जब दोबारा डंडा किसी वजह से लगा या बेगम ने मारा वो वापस आ गई यादाश्त, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं फिजिकल एजेंट। ये क्या है? फिजिकली, यानी आपको टक्कर लगी या आप गिर गए, ये क्या है? फिजिकली आपके अंदर तब्दीली आई उसकी वजह से। तो ये फिजिकल ट्रॉमा जिसे हम मैकेनिकल सदमा कहते हैं। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर जैसे आजकल हमारे यहाँ बड़ा एक रिवाज है, वो मरी में बर्फबारी हो गई है, रात को बैठे और नॉन स्टॉप अगले दिन मरी, ठीक है। वहाँ यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है 30-40 और वहाँ चल रहा है 5-7, ये फर्क कितना आ गया? 30 to 35। बॉडी जो है ट्रॉमा में आ गई, बॉडी तो पूरे झटके में आ गई ना। 35 टेम्परेचर का डिफरेंस, वहां गए सारा दिन घूमते रहे, खाने खाते रहे, रात को सोए, अगले दिन उठे तो पता चला 102 बुखार हो गया। ओए यार किस्मत ही खराब है, किसी की नजर लग गई है। ये हमारे ख्यालात हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपकी पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम जवाब दे जाता है, वो कंट्रोल उसका टूट जाता है बॉडी का। अब ये डिपेंड करता है किसकी बॉडी का जो सिस्टम है वो काबू पा गया,
इसकी बॉडी का नाप आया, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये फिजिकली है, आपके इर्द गिर्द यकदम टेम्परेचर तब्दील हुआ है, राइट। फिर उसके बाद है सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एक और आजकल क्रेज चला हुआ है, ओहो इधर तो कुछ नहीं है, झील पे जो है ना आजकल बड़ी जो है ना वो बर्फबारी भी है और सारी दुनिया उधर चली गई है। पहली रात उठे, एबटाबाद तक ट्रैवल किया, सुबह उठे सीधे झील पे, रास्ते में नारायण में भी नहीं रुकना। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जब आप यकदम हाइट पे जाते हैं माय डियर, वहाँ एयर प्रेशर कम होता है, याद रखें, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएं तो एयर प्रेशर कम होता है। रिजल्ट ये होता है कि जो हमारी बॉडी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है, एक बैलेंस है बॉडी के अंदर बाहर के प्रेशर के साथ, राइट। तो वो एयर प्रेशर की वजह से बॉडी का जो हमारे लंग्स हैं वो अपसेट हो जाते हैं, और पता ये चलता है वहां जाके आप रात को सोए सारे घूमे शुमे, तो अगले दिन नहीं, बाजू का 48 घंटे के बाद पता ये चलता है कि बलगम और खांसी और ये और वो और सारा कुछ हो गया, गला खुश्क, नाक खुश्क, और बस ये सारी चीजें हो। दैट इज आल्सो फिजिकल एजेंट, क्योंकि बाहर तब्दीली आ गई, आपकी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। इसको हम कहते हैं फिजिकल एजेंट। ये बीमारियों की बुनियाद बता रहा हूँ, ये बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर सारा गड़बड़ हो गया। फिर अगली बात, फिर है रेडिएशन। आप देखिए जो लोग एक्सरे आपने भी कराया होगा, अगर दूसरी तीसरी दफा आप एक्सरे कराने जाएं तो हमारे सीने पे रेडनेस आ जाती है, स्किन के रैशेस पड़ जाते हैं, वो भी फिजिकल एजेंट है। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक शॉक, वो भी आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे के हम फिजिकली हम उस बंदे को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरी बात केमिकल एजेंट्स, यस, ये भी हमारे यहाँ फैशन है, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ कॉन्स्टांट खा ली, थोड़ा सा बॉडी में टेम्परेचर फील हुआ पानाडॉल खा लिया। और भाई जरूरत क्या है, अगर हो भी गया है सर में दर्द, नींद कर लो, रेस्ट कर लो, सबर नहीं होता हमसे, मैंने तो ये भी करना है ये भी करना है, भाई क्या आप कर लोगे, पाकिस्तान में कौन सा तीर मार लोगे, जो 70 साल में नहीं मार सके आपने कौन सा तीर मार लेना है भाई, अगर आप एक आध दिन सबर कर लें, राइट। सो ड्रग जो है एक्स्ट्रा खाने से हमारे अंदर बीमारी पैदा होती है, याद रखिए। जब बॉडी को जरूरत नहीं है, आप फार्मेसी में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब बॉडी को जरूरत नहीं है मेडिसिन की, तो फिर बीमारी पैदा होगी, फौरन नहीं होगी, टाइम लगेगा। आगे चलते हैं। फिर है सर्टेन टॉक्सिक कंपाउंड, माशाल्लाह केचप है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल फूड से बीमारियां पैदा होती हैं। फिर है थेराप्यूटिक ड्रग्स, और फिर है बायोलॉजिकल एजेंट्स, यस ये एक और चीज़ है। बायोलॉजिकल एजेंट जैसे हवा में आपके वायरस आया हुआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इसी तरह कुछ दूसरे जरासीम है, उसकी वजह से भी बीमारियां पैदा होती हैं। वो भी हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है कि पेस्ट बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इसी तरह से इंसेक्ट बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है एंटोमोलॉजी वालों को, वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई जाती है। फिर है ऑक्सीजन लैक, जो मैंने अभी आपको बताया कि यकदम जब आप ऊपर जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, आपका सांस फूलेगा, आपकी सर्कुलेशन कम होगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अगर आप भागना शुरू कर देंगे वहाँ पे आप बेहोश भी हो सकते हैं, राइट। ये मैं आपको फिर सुनाऊंगा, क्योंकि जो फिजिकली मैंने देखी हैं वाकयात अपने स्टूडेंट्स के, वो भी आपसे शेयर करूंगा। आगे चलते हैं। फिर आता है यहाँ पे ये लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारी ऑक्सीजन की, क्योंकि आप देखें बाल आप बीमार होते हैं, आपके यंगस्टर्स के साथ आजकल बहुत हो रहा है कि आपका ना वो सांस लेने का अमल जो है वो पूरी तरह बहाल नहीं हो पाता। आप थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं उस बीमारी के बाद आपका सांस फूल जाता है, आप बैठ जाते हो, या आप कहते हो नहीं मैंने आगे नहीं जाना, या जो भी है व्हाटएवर इट इज, वो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इस वजह से कि आपने खुराक ऐसी खा ली या मेडिसिन आपको ऐसी दे दी गई जो आपको जरूरत नहीं थी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जैसे मैंने बताया है कि 3-4 बीमारियां आपको बता दो जो एक नस्ल से अब दूसरी नस्ल में जा रही हैं। सबसे पहले टॉप पे है आपकी शुगर, दूसरे पे आ रही है ब्लड प्रेशर। तो ये क्या है कि आपको अगर पेरेंट्स को है, तो अगर आप एहतियाती तदाबीर के साथ, यानी आपका लाइफस्टाइल अगर थोड़ा क्वालिटी लाइफ में रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। जैसे ही आप उस क्वालिटी से डाउन होंगे तो यू विल गेट क्विकली, आपको डायबिटीज भी जल्दी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी जल्दी हो जाएगा। ये जीनियाती अब ट्रांसफर हो रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन में नहीं था, हमारी जनरेशन में आया, अब आप लोगों में आ रहा है। मैं आपको ये वो बता रहा हूँ जो सबूत के साथ मौजूद है। इसी तरह से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, यानी कोई भी खुराक में अगर आप ज्यादा लें, हद से ज्यादा लें, जैसे हम लोग होते हैं जब आम देखते हैं आप से बाहर हो जाता है, यार मैंने 7-8 आम खाने हैं, इससे नीचे तो हमें मजा ही नहीं आता, नो प्रॉब्लम, खा लें, लेकिन उसके साथ उसकी रेमेडी करें, साथ उसके कोई लस्सी शस्सी पिए ताकि उसकी डाइजेशन बेहतर हो, ठीक है। उसके बाद खाने के बाद हम लोग को इमली चटनी और बर्गर पिज्जे खाने चल पड़ते हैं, और रही सही कसर टॉक्सिक मटेरियल हो जाता है। इसी तरह से जैसे आजकल सर्दियां हैं, कई लोग बड़े शौक से खाते हैं, माल्टे उन्होंने खाने हैं तो उन्होंने पूरा 1 किलो से 2 किलो खा लेना, नो प्रॉब्लम, इसका नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, याद रखें। आप जितने मर्जी माल्टे वाल्टे खा लें, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसने 24 घंटे में ना यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाना है, बॉडी ने उतना ही रखना है जितना उसकी जरूरत है, लेकिन आम के केस में ऐसा नहीं है, राइट। तो एक्सेस मैं बता रहा हूँ, कई फ्रूट्स ऐसे हैं आप हद से ज्यादा खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसी तरह ही कमी है, अगर आप हद से कम खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। फिर है एंडोक्राइन बैलेंस, जैसे मैंने पहले बताया, एंडोक्राइन बैलेंस की वजह से मैं बड़ी मिसाल दिया करता हूँ कि लड़कियों के चेहरों पे बाल आ रहे हैं, लड़कों के सर से बाल गायब हो रहे हैं, ये बड़ी मिसाल है। ये क्या है, ये एंडोक्राइन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। ये हमारा यंग जनरेशन का कॉमन प्रॉब्लम है, ज्यादा मैं वो बात कर रहा हूँ जो फैक्ट है। जी पूछे पूछे, कुछ पूछना है तो इसका हल भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, परेशान ना हो, आज तो पहला दिन है ना, तो आज तो मैं वो बातें जो है ना आपकी वो बता रहा हूँ जो इस वक्त हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है, ऐसी है ना। तो इसके बाद हम आखिरी इस पे आप जा रहे हैं, ये देखें,
ये एक व्यू मैंने रखा है, बस ये इसको बता के एंड करूंगा इस लेक्चर का। यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर तो आपको मशीनें भी नजर आ रही हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये माइक्रो पिपेट है, मैं आपको दिखाऊंगा। यानी आज साइंस 1 ml के 10,000वें हिस्से तक भी, यानी ड्रॉप जो होता है, जो हमारा नॉर्मल ड्रॉप होता है वो, ये नहीं, अगर आप 5 ड्रॉप, अगर बड़ी पिपेट है तो 5 ड्रॉप का 1 ml होता है, अगर छोटी पिपेट है तो 10 ड्रॉप्स का 1 ml होता है। लेकिन ये एक ऐसी पिपेट अब आ गई है बायोकेमिस्ट्री, हमारे पास भी मैंने रखी है, आपको दिखाऊंगा। तो ये 1 माइक्रोलीटर तक भी चली जाती है, यानी 1 ml के 1000वें हिस्से तक भी वो मेजर कर लेती है। यानी दैट इज सो एक्यूरेट, और ये बायोकेमिस्ट्री में हम यूज करते हैं जब जरूरत होती है, रिसर्च में खास तौर पे। इसी तरह से इसके आगे अगर आप देखें, टप पड़ा हुआ ये ब्रिस्टल वाटर बॉटल है। इसी तरीके से टिश्यू पेपर हमारे यहाँ बायोकेमिस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। फिर यहाँ पे ये डिफरेंट आपको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब नजर आई है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हम यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन है यहाँ पे। तो बायोकेमिस्ट्री की पूरा व्यू है यहाँ पे, आप देखें ग्लव्स पहने होंगे, हम लोग आजाद कौम हैं, कहते हैं इतनी तकलीफ करें, पहले दस्ताने चढ़ाऊं फिर उसको उतारूं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम सीधा ही काम कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बायोकेमिस्ट्री की जो लैब होती है, या कोई भी केमिकल लैब, याद रखें पूरी दुनिया में डेवलप कंट्रीज में बगैर सेफ्टी गोगल्स के वहाँ अलाउड नहीं होता, याद रखें, वो अंदर नहीं जाने देते लैब में। बाकायदा सेफ्टी गोगल हर किसी का उसकी कबर्ड में लगा होता है। अगर आप कभी इंग्लिश फिल्में देखें ना लैब की, तो अपने कबर्ड से वो अपना लैब कोट निकालते हैं, गोगल्स निकालते हैं, शूज निकालते हैं। ये बेसिकली क्या है, दैट इज सेफ्टी, वो आपकी सेफ्टी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक व्यू दिखाना था कि ये आज का पहला लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का, जो मैंने आपका एंड किया है। और इसके साथ ही हम जो है, मैं आता हूँ दोबारा थोड़ी देर में, 1 मिनट ठहर दें।